अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हो सब। तो आज हम डिस्कस करेंगे CS201 लेक्चर नंबर 12। लेक्चर नंबर 12 में आपके पास कैरेक्टर एरेज, ठीक है, कैरेक्टर एरेज हैं, इनिशियलाइजेशन ऑफ कैरेक्टर एरेज है, एरे कंपैरिजन है, सॉर्टिंग, सर्चिंग, फंक्शंस एंड एरेज, मल्टी डायमेंशनल एरेज और कुछ टिप्स हैं। ठीक है, तो आप यूँ ना समझो कि सिर्फ इंटीजर की ही एरेज होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि इंटीजर्स की ही हों। हमारे पास स्ट्रिंग की भी हो सकती हैं, हमारे पास फ्लोट की भी हो सकती हैं, हमारे पास कैरेक्टर्स की भी हो सकती हैं, हमारे पास एरेज की भी एरेज हो सकती हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। अब कैरेक्टर एरेज के बारे में पढ़ेंगे आज हम। कैरेक्टर एरेज क्या होती हैं। सिंपल, हम कैरेक्टर एरेज को कैसे डिक्लेयर करते हैं, जैसे हम किसी इंटीजर की एरे को डिक्लेयर करते थे, राइट। कैसे कर रहे थे, हम पहले लिखते थे डेटा टाइप, फिर हम क्या लिखते थे, एरे का नेम, फिर हम यहाँ पे क्या करते थे, साइज देते थे जितना हमने देना होता, मतलब जो भी। ठीक है, अब वही काम हम कर सकते हैं कैरेक्टर एरे के साथ। उसको करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि जब C++ सी लैंग्वेज थी ना, तो सी लैंग्वेज में ना यार ये स्ट्रिंग डेटा टाइप नहीं थी। ये बात याद रखना, स्ट्रिंग डेटा टाइप नहीं थी, ये बिल्ट इन डेटा टाइप नहीं है। ये जब C++ बनी ना, तो C++ में ये स्ट्रिंग डेटा टाइप बनाई गई, मतलब ये यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है, किसी ने खुद बनाई है इसको। ठीक है, जो आपका डेवलपर था ना C++ का, बिजॉन स्टार्टअप, मतलब जो भी इसका नाम था, उस बंदे ने ये C++ के थ्रू मतलब स्ट्रिंग डेटा टाइप बनाई थी। उससे पहले डेटा टाइप नहीं हुआ करती थी स्ट्रिंग। तो यार मसला हो गया ना फिर। अगर स्ट्रिंग डेटा टाइप नहीं हुआ करती थी तो हम अपना नाम कहाँ पे स्टोर करते थे, हम नाम स्टोर करते थे यूजिंग कैरेक्टर एरेज। ठीक है, कैरेक्टर एरेज को यूज़ करते हुए हम किसी का नाम स्टोर करना हो या किसी भी टेक्स्ट टाइप का डेटा स्टोर करना हो, तो हम कैरेक्टर की एरेज को यूज़ करते थे। कैसे, सिंपल, आप जैसे लिखते हो ना कैर, ठीक है, उसके बाद हमने लिखा, फॉर एग्जाम्पल मैंने नाम स्टोर करना है तो मैं यहाँ पे नेम लिखूंगा और यहाँ पे साइज दे दूंगा। ठीक है, यहाँ पे क्या दे दूंगा, साइज दे दूंगा अभी के लिए। ठीक है, ऐसे 100 या जो भी देना है मैंने, उसी टाइम पे इनिशियलाइज भी कर दूंगा। ठीक है, ऐसे। अब कैरेक्टर है तो आपको कैसे करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा। अगर मैंने अपना नाम स्टोर करना है, फिर टी लिखा, फिर मैंने ए लिखा, फिर मैंने आई लिखा, ठीक है, फिर मैंने एम, सेम, ओ लिखा, फिर क्या लिखा, आर लिख दिया। ठीक है, तो ये तो मसला बन गया ना यार, इसका कोई दूसरा सोल्यूशन नहीं है, हमें तो फिर दोबारा मतलब लिखना पड़ रहा है। अब हम इसमें ये पता क्या, इसमें एक फ़ायदा है, आप डायरेक्टली इसमें नेम को प्रिंट करवा दो ना, तो इसमें एरर नहीं है। उस केस में क्या था, एरर था, वहाँ पे इंटीजर थे, वहाँ पे इंडेक्सिंग करनी पड़ती थी। यहाँ पे क्या है, ये सारे के सारे नेम जो आपने स्टोर किया होगा वो एज अ स्ट्रिंग कंपाइलर उसको समझ लेगा और अपने अंदर स्टोर कर लेगा। ठीक है, ओके। वो कंपाइलर क्या करेगा, एज अ स्ट्रिंग, अब जो साइज आपने डिफाइन किया है उसके अकॉर्डिंगली, उससे मतलब जितना साइज वो लेना चाह रहा है, आपका कंटेंट जो आपने इनिशियलाइज उसके साथ किया है, उस साइज के अकॉर्डिंगली वो उसका साइज ऑक्यूपाई कर लेगा। ठीक है, और कंपाइलर इसको एज अ स्ट्रिंग ही ट्रीट करेगा। अगर आप इसको एक कैरेक्टर प्रिंट करवाना चाहो तो वो भी पॉसिबल है, मतलब पहले मैंने टी प्रिंट करवाना है तो वो भी चल सकता है, ऐसे नहीं कि आप वो ना करो तो होगा नहीं, वो भी पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन अगर आप पूरा का पूरा नाम प्रिंट करवाना चाहते हो तो आप सिंपल वेरिएबल का नेम, सॉरी एरे का नेम लिखते हो, तो वो आपका पूरा का पूरा नाम प्रिंट करके दे देगा आपको। ठीक है, अब हम तो, अब मैंने नंबर नाम स्टोर करना हो तो ये क्या मसला भाई, तैमूर कोमा लगा लगा एक एक कैरेक्टर स्टोर करना पड़ रहा है। तो इसका एक दूसरा सोल्यूशन क्या है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, सिंपल ऐसे, ठीक, ठीक है जी, डबल कोट्स के अंदर। तो इस केस में अगर मैं इसको प्रिंट करूं तो मुझे मेरा नाम प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, जो मैंने नेम इसके अंदर स्टोर किया है। ओके, तो ये पॉसिबिलिटी कहाँ पे थी, ये सी लैंग्वेज के अंदर थी कि जब सी लैंग्वेज में स्ट्रिंग डेटा टाइप नहीं हुआ करती थी, उस केस में हम कैरेक्टर्स एरे को यूज़ कर लिया करते थे। अब यहाँ पे भी अगर इसका साइज नहीं है तो इस तरह भी इसने चल जाना। ठीक है, ये भी पॉसिबल है। ओके जी, तो इस तरह भी ये चल जाएगा, जितना इसको मतलब मर्जी लंबा नाम लो, तो वो उसके अकॉर्डिंगली साइज, एरे का साइज बन जाएगा, कंपाइलर उसको समझ जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली साइज को क्रिएट करके कंपाइलर उसको जो भी आप करना चाहो उसको उसके साथ कर देगा, प्रिंट करवाना तो प्रिंट कर देगा, या जो भी करो आप। ठीक है, ओके जी।
अब आते हैं थोड़े हैंडआउट्स की तरफ। जैसे आपको सर ने बताया है कि यहाँ पे देखो, जिस तरह आपके पास क्या हुआ करता था, इंट था, मतलब इंटीजर अरे हुआ करती थी। यहाँ पे आपके पास किधर गया भाई, कैरेक्टर अरेज। अब तक वो कहता है कि हमने इंटीजर अरे के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टर अरे के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे मसला पता क्या है, यहाँ पे एक ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो पढ़ने लगा हूँ। कहता है इन दिस वे वी डिक्लेयर अ स्ट्रिंग और कैरेक्टर अरे, इस तरह। ठीक है, देर आर सम स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ कैरेक्टर अरेज, सपोज दैट वी डिक्लेयर एन अरे ऑफ 100 कैरेक्टर्स। अब कहता है कि सपोज करो हम 100 कैरेक्टर्स की अरे को स्टोर करते हैं। वी एंटर अ नेम विद 15 to 20 कैरेक्टर्स। अब जब मैंने नेम स्टोर किया वो 100 थोड़ी ले रहा है, वो तो कम ले रहा है ना। मैंने मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने जो नाम यहाँ पे नाम स्टोर किया है वो टोटल इसके आई गेस के 7 कैरेक्टर्स बनते हैं। ठीक है, 7 to 8 कैरेक्टर्स बनते हैं। वो जो कैरेक्टर्स है ना वो उसके अकॉर्डिंगली उसकी साइज उसको स्पेस ले रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जो रिमेनिंग कैरेक्टर्स हैं, जो रिमेनिंग मेरे पास जो साइज है उसका क्या बना। ठीक है, उसका क्या बना, कहता है यहाँ पे हेयर सी हैज़ अ कैरेक्टर हैंडलिंग कैपेबिलिटी। यहाँ पे क्या होता है, सी लैंग्वेज के पास क्या होता है, कैरेक्टर हैंडलिंग कैपेबिलिटी होती है। ओके जी, व्हेन वी प्लेस अ स्ट्रिंग इन द कैरेक्टर अरे द कंप्यूटर कीप्स अ मार्क टू आइडेंटिफाई दैट द अरे वाज ऑफ दिस साइज while the string stored in it is of the other size। ठीक है, जब सी लैंग्वेज क्या करता है, जब हम उसके अंदर कोई नाम स्टोर करते हैं ना तो सी लैंग्वेज समझ जाती है कि ये आपने जो नाम स्टोर किया है वो उसमें एक मार्क करता है कंप्यूटर को समझाने के लिए, जो आपने नाम स्टोर किया उसका ये साइज है। ठीक है, और जो बाकी साइज है वो कंप्यूटर को समझा देता है कि इसका बचा जो साइज है वो ये है। कंप्यूटर को मार्क करता है कि ये जो साइज बच गया वो ये है, और जो साइज घेरा गया इस कैरेक्टर्स के अंदर वो ये है। ठीक है, उस मार्क को हम क्या बोलते हैं, नल कैरेक्टर बोलते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दैट मार्कर इज स्पेशल कैरेक्टर कॉल्ड नल कैरेक्टर। क्या बोलते हैं, नल कैरेक्टर बोलते हैं, या फिर इसको हम बोलते हैं \0 सिंगल कोट्स के अंदर। ठीक है, किसके अंदर, सिंगल कोट्स के अंदर \0, उसको हम क्या बोलते हैं, नल। नल क्या करता है, इसका मतलब है कि ऑल जीरोस, उन सबको नल कर देता है, कि उनको जीरो के साथ इनिशियलाइज करवा देता है सी लैंग्वेज खुद ब खुद। अब कहता है इन सी लैंग्वेज वी रिप्रेजेंट द नल कैरेक्टर एज \0 इन सिंगल कोट। ठीक है, कहते हैं सी यूजेस दिस कैरेक्टर टू टर्मिनेट अ स्ट्रिंग। अब जो सी लैंग्वेज है ना वो इंटरनली खुद ही जहाँ पे उसको पता लग जाएगा ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी साइज है एरे का 100, तो अब जैसे ही 7 कैरेक्टर्स कंप्लीट हुए, सी लैंग्वेज के कंपाइलर को पता लग गया कि यहाँ पे आर के बाद लैंग्वेज जो है कंप्लीट हो रही है, उसने यहाँ पे इंटरनली खुद ही \0 लगा देना है। ये \0 ही नल है आपका। ओके, \0 ही नल है आपका, \0 लगा देना उसने यहाँ पे खुद, हमें लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, ठीक है जी। अब कहता है नाउ वी विल सी हाउ द कैरेक्टर अरेज आर स्टोर्ड इन मेमोरी। अब हम देखेंगे जो कैरेक्टर अरे है वो मेमोरी में कैसे स्टोर होती है। ठीक है, व्हाइल डिक्लेयरिंग अ कैरेक्टर अरे वी नॉर्मली डिक्लेयर इट्स साइज। ठीक है जी, देन रिक्वायर्ड 1। अब जैसे उसने बनाया रिक्वायर्ड साइज और सब कुछ। अब इसके अंदर आप ना, ये ज़रूरी नहीं कि आप एक एक इंडेक्स पे जाके इसके अंदर सीन करवाओ, आप सिंपली यहाँ पे यूज़र से भी नाम ले सकते हो। ठीक है, ऐसे जैसे हम वेरिएबल में कर रहे थे। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा नेम को, तो मेरे पास ये क्या प्रिंट कर देगा, यूज़र एंटर कर देगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ अपना नाम, तो मुझे ये क्या प्रिंट कर देगा, मेरा नाम प्रिंट कर देगा। देखो, ठीक है, नेम प्रिंट कर दिया। अब यही चीज़ अगर मैं लूप के थ्रू करता हूँ, हमने लूप के थ्रू अरेज को किया था ना, राइट। अब अगर यही चीज़ मैं लूप के थ्रू करता हूँ, i <100, ठीक है, i++ सी आउट नेम ऑफ i। अब यहाँ पे गौर से देखना, आपके पास कुछ गार्बेज वैल्यूज भी आएंगी। अब जैसे ही मैं नेम एंटर करूँगा यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपना नेम एंटर करता हूँ, जैसे मैंने एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे गौर से देखो आपके पास जो आ रहा है वो तैमूर आ रहा है, और रिमेनिंग स्पेस जो है वो उसमें गार्बेज वैल्यूज आ रही हैं। मतलब 7 कैरेक्टर्स तो घेरे गए, जो 93 थे उनमें ये चीज़ें आ गई। ठीक है, ये 93। अब ये किस केस में हुआ, जब यूज़र से हम इनपुट ले रहे थे तब हुआ ये। लेकिन जब हम खुद उसके अंदर वैल्यू स्टोर कर चुके थे, उस केस में कंपाइलर खुद ही उसके लास्ट पे \0 लगा रहा था, नल कैरेक्टर को लगा रहा था। लेकिन जैसे मैं यूज़र से इनपुट लेता हूँ तब कंपाइलर नहीं लगाता,
किस केस में? जब आप उसको लूप के थ्रू प्रिंट करवाते हो, ठीक है। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे अगर मैं कंडीशन लगा दूँ, इफ़ मेरा नेम ऑफ आई अगर वो इक्वल टू है किसके, सिंगल कोड के अंदर \0, मतलब यहाँ पे अगर उसको वो कैरेक्टर मिल गया है, इस केस में बेसिकली होता पता क्या है, लूप के केस में, जब लूप के केस में आप यूजर से इनपुट लेके उस एरे के थ्रू उसको प्रिंट करवाते हो ना, तो वो सारा का सारा प्रिंट कर देता है, उसमें उसको \0 मतलब नल कैरेक्टर नहीं मिलता। हम एक कंडीशन ऐड करते हैं फिर कि जैसे ही आपको ये वाला \0 मिल जाए किसी भी आइटरेशन के ऊपर, मतलब अगर मैंने एंटर किया ना तैमूर, तो आर के बाद अगर आपको ये चीज़ मिलती है ना, वहाँ पे क्या करो, लूप को ब्रेक कर दो, ठीक है जी, लूप को ब्रेक कर दो। इस केस में अगर मैं यूजर से इनपुट लूँ और एंटर करूँ यहाँ पे जो भी मैं एंटर करना चाहता हूँ, तब मैंने यहाँ पे तैमूर लिखा ना, तो अब इस केस में ऐसी चीज़ें नहीं आएंगी। अब उसके बाद उसको हुआ पता क्या, आर के बाद उसको मिल गया नल कैरेक्टर, वहाँ पे ही उसने लूप को रोक दिया, ब्रेक कर दिया। हमने ब्रेक और कंटिन्यू पढ़ा था, राइट, ठीक है जी। तो ये क्या होता है, जैसे इसने यहाँ पे सारा कुछ आपको बता दिया, हैंडआउट्स पढ़ लेना थोड़ा सा, ओके। उसके बाद सर ने फिर क्या किया, इनिशियलाइजेशन बताइए आपको, ये देखो हम ऐसे करते हैं जैसे इंटीजर में करते थे, इसी तरह हम इंटीजर के अंदर करते हैं, इसी तरह हम एरेज के अंदर करते हैं, सॉरी कैरेक्टर के अंदर। देखो जब मैंने आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे इसने इमरान किया, मैंने तैमूर कर लिया, ओके। ये देखो उसने विदाउट साइज भी किया, जैसे मैंने आपको करके बताया। उसके बाद एंटर योर नेम, नेम एंटर किया, ओके। फिर उसने लूप के थ्रू किया। अब लूप के थ्रू करने के बाद उसने कहा कुछ रैंडम वैल्यूज आ गई दैट मे नॉट बी कैरेक्टर्स, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। लूप के थ्रू प्रिंट करने के बाद क्या आई, रैंडम वैल्यूज आई जो गार्बेज थी, ओके। उसके बाद फिर सर ने वो कंडीशन ऐड की कि जैसे उसको नल कैरेक्टर मिल जाए वहाँ पे लूप को ब्रेक कर दे और अगला नेम उसके बाद प्रिंट कर दे, ठीक है जी, ओके। अब आगे क्या है, एरे कंपैरिजन, तो ये हम इंशाल्लाह मिड टर्म की वीडियो के अंदर करेंगे। इसको इतना करने की ज़रूरत नहीं है, जब मैं मिड टर्म की वीडियो बनाऊंगा ना तो उसमें आपको ये प्रिपरेशन करवा दूंगा, ठीक है जी। अब ये उसके बाद हमारे पास क्या है, सॉर्टिंग क्या होती है। तो सॉर्टिंग बेसिकली कहते हैं एरे की सॉर्टिंग को, आपको बता दूं, सॉर्टिंग हम कहते हैं कि अगर आपके पास एलिमेंट्स लिखे हुए ना ऐसे, अगर एलिमेंट्स लिखे हुए हैं ARR, एक एरे बनी हुई है, उसमें एलिमेंट्स लिखे हुए हैं 7 8 9 6 5 4 3 2 1, ठीक है। लेकिन जब मैं इसके ऊपर सॉर्टिंग अप्लाई करूं, मुझे ये प्रिंट करके दिखाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको बोलते हैं सॉर्टिंग। मतलब एलिमेंट्स को अगर उल्टा लिखा हो तो उनको सीधा करके लिख दो, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉर्टिंग बोलते हैं, ओके जी। तो ये सॉर्टिंग हम करेंगे। उसके बाद है हमारे पास सर्चिंग, सर्चिंग क्या होता है, बाइनरी सर्च एल्गोरिथम क्या होगा। तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें हम करने वाले हैं। कब करेंगे, जब हम मिड टर्म की प्रिपरेशन के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो आपको तब ये चीज़ें करवाऊंगा। आप अगर करने बैठो तो बहुत ज़्यादा यार लंबे लेक्चर्स हो जाते हैं, ओके। तो फिर आप देखते नहीं हो, शॉर्ट लेक्चर्स हैं। अब क्या बोलता है, फंक्शन एंड एरेज। अब आप अपनी एरेज को फंक्शंस के अंदर भी भेज सकते हो, तो वो कैसे। अब आपके पास फॉर एग्जांपल एक एरे है ना, ठीक है, एरे है फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6। अब मैं चाहता हूँ ये फंक्शन के थ्रू प्रिंट हो, तो वो कैसे पॉसिबल है। एरे को हमेशा फंक्शन के थ्रू हमने भेजना है और उसकी रिटर्न टाइप हमेशा वॉइड रखनी है, ठीक है, क्योंकि वो कुछ रिटर्न नहीं करेगा। अब फॉर एग्जांपल मैंने एक फंक्शन लिखा प्रिंट एरे। अब इसके अंदर ना आप लोगों ने दो चीज़ें लेनी है, दो पैरामीटर्स लेने हैं। एक होगा एरे, साथ में ये ब्रैकेट्स, और एक दूसरा होगा इंट साइज, ठीक है जी, साइज। ये मैं यहाँ पे साइज अलग से क्यों ले रहा हूँ बताता हूँ आपको। एरे जब भी आपने लेनी है इसके अंदर साइज नहीं लिखना, ठीक है, इसके अंदर नहीं लिखना साइज, आपने साइज एक अलग से पैरामीटर ले लेना है फंक्शन के अंदर, ठीक है। और जो फंक्शन फॉर एग्जांपल आप चाहते हो प्रिंट एरे आपने प्रिंट करना है, तो क्या कैसे प्रिंट करना है, फॉर इंट आई इक्वल टू 0 आई लेस देन ये वाला साइज, ठीक है। इस साइज के अकॉर्डिंगली इसको प्रिंट कर दो आई प्लस प्लस, तो सी आउट करवा दो। अब हम प्रिंट करवा रहे हैं एरे को, राइट, ओके, ARR ऑफ आई। अब ये आपके एरे प्रिंट करवा देगा। अब जैसे ही मैं यहाँ पे इसको भेजूंगा प्रिंट एरे, ठीक है जी। अब प्रिंट एरे के अंदर मुझे दो काम करने पड़ेंगे, एक तो एरे भेजनी पड़ेगी फर्स्ट पैरामीटर मेरा, ठीक है जी। दूसरा क्या, मुझे साइज भेजना पड़ेगा, राइट। तो मेरे पास साइज कितना है 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट्स, तो मुझे यहाँ पे 6 भेजना पड़ेगा, ओके। अब अगर इस केस में इसको रन करता हूँ तो मुझे ये एलिमेंट्स प्रिंट करके दे देगा, ठीक है, ओके। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, हमने साइज ऑफ ऑपरेटर के बारे में पढ़ा था कि अगर मेरे पास
यहाँ पे साइज डिफाइंड नहीं है तो मैं उसको साइज डिफाइन कर सकता हूँ। सेम केस विद कैरेक्टर स्ट्रिंग फ्लोट डबल एज वेल, राइट। लेकिन मैं चाहता हूँ यार कि मैं ना कि इसको मतलब साइज दूँ, वो क्या उसे कहते हैं, इसका साइज जो है ना वो खुद ये डिफाइन करूँ। मैं ये चाहता हूँ कि साइज जो है ना ये खुद डिफाइन करूँ। वो कैसे करूँगा? सिंपल वही साइज ऑफ ऑपरेटर लगा के इंट n इज इक्वल टू साइज ऑफ ARR डिवाइडेड बाय साइज ऑफ, मैंने बताया था आपको, ARR ऑफ 0 मतलब फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। ठीक है जी। ये क्या करेगा? टोटल एलिमेंट्स बताएगा, उनका साइज बताएगा। अगर 6 हैं तो एक उसका साइज क्या है, वो किस टाइप के हैं, इंट टाइप के हैं। और इंट किस टाइप का मतलब कितने बाइट्स लेते हैं, 4 बाइट्स लेते हैं। यहाँ पे हमने साइज ऑफ के थ्रू देखा, राइट। उसके बाद अब वो एलिमेंट्स कितने हैं, 6 हैं, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो गया, 24। और 24 को जब मैंने डिवाइड किया फर्स्ट एलिमेंट के साथ, वो क्या है, इंट है। और इंट क्या है, टाइप उसकी क्या है, मतलब फ्लो उसकी टाइप क्या है, इंट है। और वो किस कौन सा वो किस टाइप का, सॉरी कितने बाइट्स लेते हैं, 4 बाइट्स। तो जो 4 के साथ डिवाइड होगा, और कितने एलिमेंट्स हैं, 24। कितना साइज है सारे एलिमेंट्स का, 24। 24 डिवाइडेड बाय 4, तो कितने एलिमेंट्स आ गए मेरे पास यहाँ पे, कितने आ गए, 6। ठीक है जी। इसी तरह अगर मैं 7 कर दूँ तो ये यहाँ पे कितना होगा, 4 7 28। 28 को डिवाइड करूँगा 4 के साथ तो 7 आ जाएगा। ठीक है। अब बजाय मैं यहाँ पे 6 लिखूँ, 5 लिखूँ, मैं सिंपल n लिख दूँगा, मेरा काम हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद एक और चीज़, जब भी वेरिएबल, जब भी आप एरे पास करते हो ना, जब भी आप एरे पास करते हो फंक्शन के अंदर, तो वो पास बाय रेफरेंस होती है। क्या होती है? पास बाय रेफरेंस होती है। ये बात याद रखना। ठीक है। कैसे आपको करके दिखा देता हूँ। पास बाय वैल्यू हमने किया था ना, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। जब भी आप एरे को एरे को पास करते हो ना फंक्शन के अंदर, तो वो इंटरनली खुद ही कॉल बाय क्या होती है, रेफरेंस होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एरे को, हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दूं 2 के साथ, तो ये चेंज होना चाहिए अगर कॉल बाय वैल्यू हुई है। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे अलग से पहले करूँ क्या, प्रिंट, सॉरी यहाँ पे इसको करता हूँ चेंज एरे, इसका नाम नहीं करता हूँ, चेंज एरे। अगर मैं पहले एक फंक्शन कॉल करूँ चेंज एरे, ठीक है, उसमें पहले ARR कॉल करूँ, फिर इसको पॉज करूँ, उसके बाद मैं प्रिंट करूँ एरे को, तो इस केस में क्या होना चाहिए, ये इनकी वैल्यू 2 के साथ मल्टीप्लाई होनी चाहिए। 2 4 6 8 10 12 14 ऐसे आना चाहिए, राइट। तो क्या ऐसे आएगा? चलो करके देख लेते हैं कि आता है कि नहीं आता। सी आउट करवाया मैंने ARR ऑफ आई को। अब जैसे मैंने इसको प्रिंट किया, तो इस केस में ये क्या करना चाहिए, 2 4 6 8 25 12, सॉरी 10 12 और 14, तो ये क्या हो गया, चेंज हो गई। ठीक है। तो कॉल बाय वैल्यू में चेंज नहीं हो रही थी ना। तो हमेशा बात याद रखना, जब भी आप एरे पास करते हो फंक्शन के अंदर, तो वो कॉल बाय रेफरेंस होती है, कॉल बाय वैल्यू नहीं होती बाय डिफॉल्ट। और दूसरी चीज़, आप जब भी एरे के अंदर एरे फंक्शन के अंदर पास करो ना, तो आप 2 तरीकों से कर सकते हो। पहला तो ये जो मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरा क्या, आप सिंपल इधर आओ, एरे को लिखने से पहले आप स्टेरिक का साइन लगा दो। अभी के लिए इसको समझो कि आप इसको ऐसे पास कर सकते हो। जब हम पॉइंटर्स के पढ़ेंगे ना, तब आपको सही समझ आएगी। इस तरह भी पॉसिबल है, या तो ऐसे लिख दो, ठीक है, ये चल जाएगा। इस तरह भी ये इसको एज एरे ही ट्रीट करेगा, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे। ठीक है। इस तरह लिख दो, या फिर इसके फौरन बाद ये ब्रैकेट्स लगाओ। ठीक है। ओके जी। तो ये चीज़ होती है, आप ये दोनों चीज़ें कर सकते हो। ओके। और ये मैंने फंक्शन एरेज को आपको बता दिया। यहाँ पे सर ने कुछ अजीब ही काम किया हुआ है, ये देखो कैरेक्टर एरेज को पास किया हुआ है। ठीक है। और अलग सा साइज, अलग से ही साइज दिया हुआ है। ओके जी। ओके जी। उसके बाद एग्जाम्पल 1 दिया सर ने, एरे कंपैरिजन। ये देखो फंक्शन को मतलब यहाँ पे पास किया एज ए फंक्शन, और वो उसका साइज भी पास कर दिया। अब बात करते हैं मल्टी डायमेंशनल एरेज क्या होती हैं। अब आपने रियल वर्ल्ड में आपने देखा होगा कि आपके पास मैट्रिक्स होती है, आपने 10th क्लास में पढ़ा था। मैट्रिक्स में क्या होता है, रोज और कॉलम्स होती हैं राइट। रोज और कॉलम्स होती हैं। ठीक है। आपने मैट्रिक्स में अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो रोज क्या होती हैं, ये मतलब, एक मिनट आपको समझाता हूँ। इसको हम बोलते हैं रोज और इसको हम बोलते हैं कॉलम्स। ठीक है जी। ये रोज इस तरह होती है और कॉलम्स इस तरह होते हैं, राइट। इस तरह रोज होती हैं। ठीक है। तो इस तरह आप एरेज के थ्रू
कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना सकते हो, ये कॉलम्स आ गए 3, ये 3 रोज आ गई। तो ये किस तरह पॉसिबल है? यूजिंग एरेज। या फिर आपने वेक्टर देखा होगा मैथ्स के अंदर, राइट? तो ये एरे के थ्रू पॉसिबल है। वो कैसे? चलो बताता हूँ आपको। अब आपने एरे स्टोर करनी है। फॉर एग्जांपल आप ये जो है ना इंट टाइप की है, ठीक है, आप इसमें फ्लोट टाइप ले लो, कैरेक्टर ले लो, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने साइज देना होता है उसको, ठीक है। अब देखो मेरे पास क्या है, मल्टी डायमेंशनल अरे। वो क्या होती है? मल्टी डायमेंशनल मतलब रोज और कॉलम्स की फॉर्म में वैल्यूज होती हैं आपके पास एरे के अंदर। कैसे? सबसे पहले आपने एरे डिक्लेयर करनी है, इंट, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या बोला उसको? मैट्रिक्स। ओके जी, मैट्रिक्स बोल दिया, या जो आप इसको नाम देना जो आपको। यहाँ पे डायमेंशंस हमने डिफाइन करनी थी। डायमेंशंस ये तो सिंपल एक रो बन गई, मतलब सिंपल एक बन गई ना, एरे बन गई, राइट? सिंपल एरे बन गई। लेकिन अगर इसके साथ और मैं ये ब्रैकेट लगा दूँ तो इसको हम बोलेंगे मल्टी डायमेंशनल एरे, ठीक है। अब मल्टी डायमेंशन क्या होती है? मल्टी डायमेंशन उस तरह उसको बोलते हैं इसको हम लगाई जाएं, ठीक है, उसको हम लगाई जाएं। ओके, उसको हम क्या बोलते हैं? मल्टी डायमेंशनल एरे बोलते हैं। ओके, इस केस में ये क्या है? 2 डायमेंशनल एरे। क्या है? 2 डायमेंशनल एरे। अगर मैं इसके साथ एक और लगा दूँ तो ये क्या हो जाएगी? 3 डायमेंशनल एरे हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह एक और लगा दूँ तो 4 डायमेंशनल एरे हो जाएगी, ठीक है। अब देखो आपको 2 चीज़ें चाहिए, एक चाहिए रो और एक चाहिए कॉलम। ओके, तो रो ये चीज़ है सबसे पहली डायमेंशन, और इसको हम बोलते हैं कॉलम, ठीक है। आप चाहते हो कि 3 रोज हो 3 कॉलम, तो आप ऐसे लिखोगे 3 रोज होंगी और 3 कॉलम होंगे, इस तरह आप लिखोगे। ओके, आप चाहते हो कि 4 रोज हो 3 कॉलम, तो आप 4 रोज कर दोगे और 3 कॉलम्स कर दोगे, ठीक है जी। उसके अकॉर्डिंगली ही आपने काम करना है, ठीक है। अब इसको वैल्यूज कैसे देनी है? तो सिंपल, जैसे हम वैल्यूज देते हैं ना, ऐसे करके, ऐसे वैल्यूज देनी है। इसमें एक और चीज़ कर सकते हो, अगर आपने पहली डायमेंशन का कोई साइज नहीं दिया ना, तो इस केस में ये चल जाता होता है, मतलब ओमिट कर सकते हो साइज को। हाँ, उसको ना इनिशियलाइज करना मस्त होता है, और पहला साइज आप ओमिट कर सकते हो, दूसरा वाला नहीं, ठीक है। तो पहला साइज आप ओमिट कर सकते हो, मतलब स्किप कर सकते हो। ओके जी, दूसरा साइज आप दे सकते हो, तो ये पॉसिबल है। ओके, अब इसको वैल्यूज कैसे देनी है? अभी के लिए ऐसे लिख रहा हूँ मैं, 3x3 लिख रहा हूँ। वैल्यूज कैसे देनी है आपने? सिंपल, रोज और कॉलम्स की फॉर्म में। अगर 3 रोज हैं 3 कॉलम, तो आपने वैल्यूज ऐसे देनी है उसको। कैसे? ऐसे लिख के ब्रैकेट लगाई, ठीक है जी। 3 रोज हैं, 1 2 3, कॉमा लगाया, अगली रो आ गई, पहला मतलब ये देखो ऐसे। ओके, इसी तरह मैंने एक और लगाई 4 5 6, ठीक है जी, कॉमा लगाया, नेक्स्ट रो। अब नेक्स्ट रो में 3 कॉलम, 7 8 9, ठीक है। तो कैसे हुआ? 1 ये पहला कॉलम है, 4 और 7 वाला। इसी तरह 2 5 और 8 वाला सेकंड कॉलम है, 3 6 9 वाला थर्ड कॉलम है। और 1 2 3 पूरी एक रो है, 4 5 6 पूरी एक रो है, 7 8 9 पूरी एक रो है। ओके, और इसको हमने कैसे लिखा हुआ है? एक ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, इसको भी एक ब्रैकेट के अंदर, इसको भी एक ब्रैकेट के अंदर, और इन सबको मैंने एक बड़ी ब्रैकेट के अंदर बंद किया हुआ है। ये रीडेबिलिटी पर्पज के लिए ऐसे लिखते होते हैं। ओके, अगर मैं इसको यहाँ से स्किप कर दूँ, क्या इस केस में ये चलेगा? अगर ये वाली ब्रैकेट ना लगाऊँ तो इस केस में भी चल जाता है, लेकिन रीडेबिलिटी पर्पज के लिए आप लोगों ने क्या करना होता है? उसको क्या करना होता है? ब्रैकेट्स के अंदर लिखना होता है, ठीक है। इस तरह भी चल जाएगा। अब मैंने इनकी वैल्यूज़ को एक्सेस करना है, तो मैं कैसे एक्सेस करूँगा? मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है उसकी वैल्यू एक्सेस करूँ, मतलब 1 को एक्सेस करना चाहता हूँ। तो कैसे? सी आउट लिखा, सी आउट, ठीक है, एरे का नाम या मैट्रिक्स का नाम मैट्रिक्स, ठीक है जी। और मैंने फिर क्या लिखा यहाँ पे? मेरे पास जो फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है उसकी वैल्यू प्रिंट कर दो। मतलब यहाँ पे मेरे पास 1 प्रिंट हो जाएगा, मतलब ये 0 इंडेक्स पे पड़ा हुआ ना, और अगर 0 रो है और 0 कॉलम है। अब रो कैसे होती है? 0 रो से स्टार्ट होती है, ऐसे ये रो 0, रो 1 और रो 2 है। इसी तरह कॉलम 0, कॉलम 1, कॉलम 2 है, ठीक है जी। अब मैंने कहा 0 कॉलम और 0 रो पे जो वैल्यू पड़ी 1 है उसको प्रिंट कर दो। अब अगर मैं इस केस में इसको प्रिंट करूं तो मेरे पास क्या आएगा?
1 आ जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह मैं चाहता हूँ मैं 2 को प्रिंट करूँ, तो मैं कैसे प्रिंट करूँगा, सी आउट मैट्रिक्स। ठीक है जी। रो कौन सी है, 0 है, राइट। रो कौन सी है, 0 है। कॉलम कौन सा है, 1। ये 1 कॉलम है, ये 0 कॉलम है। ठीक है जी, ये वाला। और रो ये 0 ही है। ठीक है जी, ये 0 रो है। ओके, रो कौन सी है, 0, और कॉलम कौन सा है, 1। तो रो 0 है, कॉलम क्या है, 1। तो इसकी वैल्यू को प्रिंट कर दो। ओके, इसने प्रिंट कर देना 2 को। इसी तरह सी आउट मैं चाहता हूँ 3 को प्रिंट करो। मतलब रो कौन सी है मेरे पास, रो कौन सी है, रो 0 है। अब कॉलम कौन सा है, 0 1 2। रो तो ये पूरी 0 है ना, ये वाली। कॉलम कौन सा है, 2। तो मैं क्या करूँगा, रो 0 है भाई, और कॉलम कौन सा है, 2। इसको प्रिंट कर दो। ठीक है, तो ये सिंपली इसको प्रिंट कर देगा। ओके जी, ठीक है। तो ये फिलहाल के लिए इतना ही समझो, इतना काफ़ी है आपको। इसी तरह मैंने 4 5 6 प्रिंट करवाना है, तो मैं रो कौन सी लूँगा, अब रो कौन सी है, अब रो 1 है। ठीक है, रो सेकंड नंबर पे जो 1 है, ये वाली 1 है। ओके जी, मैं क्या करूँगा फिर यहाँ पे मैट्रिक्स, रो 1 है, कॉलम कौन सा है, कॉलम 0 है। ये देखो, कॉलम ये 0 है। ओके जी, कॉलम 0 है, तो इसमें क्या बड़ा हुआ है, 4 बड़ा हुआ है। इसको मैं प्रिंट करवा दूंगा, सिंपल। इसी तरह सी आउट मैंने प्रिंट करवाना है, किसको, किसको प्रिंट करवाना है, 5 को। तो मेरे पास रो कौन सी है, 1 है। ठीक है जी, रो 1 है। कॉलम कौन सा है, कॉलम, कॉलम 1 है, ये वाला। इसमें ये 5 पड़ा है, इसको प्रिंट कर दो। ठीक है जी, तो इसको प्रिंट कर देगा। ओके, इसी तरह बाकी सारी चीज़ें काम करेंगी, ये खुद प्रैक्टिस क्वेश्चन आप कर लेना। ठीक है, ओके। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है आपको। अगर ये समझाने बैठ जाओ ना लूप्स के थ्रू कैसे होना है, तो मुश्किल होगा थोड़ा। सैम्पल प्रोग्राम आपको सर ने करवाया हो तो हुआ है, एक लूप के थ्रू करवाया है। नेस्टेड लूप्स हैं इसके अंदर। नेस्टेड लूप्स के पहले समझेंगे, फिर हम इंशाल्लाह ये करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, उससे पहले कुछ टिप्स हैं। टिप्स क्या कहता है, करेक्टर अरे कैन बी इनिशियलाइज्ड यूजिंग अ स्ट्रिंग लिटरल, आपने देख लिया। इंडिविजुअल करेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग स्टोर्ड इन अरे कैन बी एक्सेस्ड डायरेक्टली यूजिंग अरे सबस्क्रिप्ट। जैसे हमने देखा, एक अरे के अंदर, स्ट्रिंग के अंदर अगर कोई करेक्टर स्टोर है, तो उसको हम सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर लगा के, मतलब एक इंडेक्स के ऊपर जाके एक्सेस कर सकते हैं। और उसके बाद अरेज आर पास टू फंक्शंस बाय रेफरेंस, जो बता चुका हूँ आपको। ठीक है, टू पास एन अरे टू फंक्शन, द नेम ऑफ द अरे विदाउट एनी ब्रैकेट्स इज पास्ड अलोंग विद इट्स साइज। ठीक है, द नेम ऑफ द अरे, ठीक है जी, अरे का नाम और उसके साथ उसकी साइज भी आपने भेजना। ओके, टू रिसीव एन अरे द फंक्शन पैरामीटर लिस्ट मस्ट स्पेसिफाई दैट अरे विल बी रिसीव। ठीक है जी, रिसीव अरे करने के लिए क्या करना है, आपने फंक्शन के पैरामीटर जो है ना, उसके अंदर अरे को मतलब लाजमी रिसीव करवाना है। ओके जी, इंक्लूडिंग वेरिएबल नेम्स इन फंक्शन प्रोटोटाइप इज अननेसेसरी। जो आपको बता चुका हूँ पहले जब हम फंक्शंस के बारे में पढ़ा था, प्रोटोटाइप लिखते हैं ना, वेरिएबल का नाम नहीं लिखते, जस्ट डेटा टाइप लिख के छोड़ देते हैं। द कंपाइलर इग्नोर्स दीज नेम्स, जो आपको बता चुका हूँ, कंपाइलर जो है ना वो इन नेम्स को इग्नोर कर देता है। ये हमने पहले देखी हुई है, अब आपको बाद में बता रहे हैं। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में ना हम पहले नेस्टेड लूप्स को पढ़ेंगे, फिर हम मल्टी डायमेंशनल अरे को डिटेल में पढ़ेंगे, फिर हम अरे मैनिपुलेशन को करेंगे। थोड़ा नेक्स्ट लेक्चर जो है ना, उसमें थोड़े प्रैक्टिस क्वेश्चन वो हम करेंगे। ठीक है, तो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाजमी दोस्तों के साथ शेयर करना, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।